दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में दीपावली को लेकर बाजार अब गुलजार होने लगे हैं। जहां रोशनी के पर्व को लेकर हर आदमी विभिन्न तैयारियों में जुट गए हैं। जहां घर से लेकर बाजार में त्योहारों की तैयारियां दिख रही है। लोग घरों की साफ सफाई के साथ रंग रोगन करके उसे चकाचक करना शुरू कर दिया है। रंग पेंट चूना नील बेचने वाले दुकानदार अब काफी व्यस्त हो गए हैं। जहां दुकानदारों पर खरीदारों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। शहर हो या फिर गाँव, बिहार के हर जगह रंग पेंट की दुकानें भी तरह तरह के आइटमों से भरे पड़े हैं। लोग अब अधिक ब्रांडेड पेंट की दुकानों पर खरीदार करने में लगे हुए हैं। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कैसी है, इसका एक बड़ा उदाहरण शेखपुरा में देखने को मिला, जब इस युवा को देखने और फिर सुनने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में हिलने तक की जगह नहीं थी और सभी के हाथों में मोबाइल नजर आ रहा था, जो तेजस्वी यादव की एक तस्वीर लेने के लिए बेताब दिख रहे थे। बिहार के उपचुनाव से प्रचार से फुर्सत निकालकर तेजस्वी यादव कल दोपहर शेखपुरा के बरबीघा गए हुए थे, जहां वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 134वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। जहां पिता लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन को देखते हुए हेलीकॉप्टर से बरबीघा पहुंचे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कैसी है, ये यहां आयोजित कार्यक्रम में देखा जा सकता है। जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर वीडियो देख सकते हैं। यहां जो पंडाल लगा हुआ था उसमें दूर दूर तक सिर्फ लोगों की सिर ही नजर आ रहे थे। सभी के हाथों में मोबाइल फोन था, जो तेजस्वी यादव की एक तस्वीर लेने के बेकरार नजर आ रहे थे। दोस्तों त्योहारों के मौके पर बिहार के पटना, गया, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय सहित बिहार के कई जिलों में खराब मिठाइयां बिक रही है। इसीलिए अगर आप बाजार से मिठाई खरीद रहे हैं तो फिर जरा संभल कर खरीदें, क्योंकि बाजार में शुद्धता की गारंटी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना और गया के बाजार में कई ऐसी मिठाइयां बिक रही है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, यानी कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं तो पहले इसकी शुद्धता की पहचान करें, इसके बाद ही आप मिठाई की खरीदारी करें। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम शुद्धता की पहचान कैसे करेंगे, तो हम आपको इसी के बारे में अभी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाजार में अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं तो आप मावा को हाथ में उठाइए, और अगर मावा असली होगा तो वह मुलायम होगा, जबकि अगर मावा नकली होगा तो वह दरदरा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप खोया खरीद रहे हैं तो आप हथेली पर खोया की गोली बनाएं। अगर गोली फटने लग जाए तो आप समझ जाइए कि मावा नकली है। अब आपको बता दें कि असली खोया सफेद रंग का होता है, जबकि नकली हल्का पीले रंग का होता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अगर किसी मिठाई पर कोई पेपर सटा है तो फिर उसे हटाकर देखें। त्योहारों के मौके पर आप ताजा और फ्रेश मिठाई खरीदें। अगर आपको स्वाद में अंतर दिखाई देता है तो फिर आप सावधान रहें, वो मिठाई आप नहीं खरीदें। जहां आपको बता दें कि मिलावटी मावा से बनी मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जहां पेट और लिवर को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप इसे सावधानी पूर्वक खरीदें। दीपावली हो या फिर आम दिन अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो रंगीन मिठाई नहीं खरीदें। रंगीन मिठाई को खाने से बचें। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कभी भी भूलकर रंगीन मिठाई का उपयोग नहीं करें। जो सबसे अच्छा होगा कि त्योहार के मौके पर सादा मिठाई यानी कि बिना रंग की मिठाई का उपयोग करें, तभी आप और आपके परिवार स्वस्थ रह पाएंगे। कोशिश करें कि त्योहारों के मौके पर छेना खोआ की बनी मिठाई का उपयोग न करें। इसके स्थान पर उड़द, बेसन और मैदा की बनी हुई मिठाई का सेवन करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के अररिया में समाज सेवक के पदों पर भर्ती निकली है। यह वैकेंसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। जब भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने समाज सेवक के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। जब चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 22 साल से 56 साल के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दवाओं की लगातार बढ़ रही कीमत मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रही है। जब पिछले एक साल में दवाओं की कीमत में 10 से 70% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें मरीजों के परिवार पर प्रतिमाह 1000 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सबसे अधिक गैस की दवाओं की कीमत 70% तक बढ़ोतरी हुई है। जब सर्दी खांसी और बुखार की दवाओं की कीमत 10 से 20% तक बढ़े हैं। जब महंगाई की मार से लोग त्रस्त है। पिछले एक साल में दवाओं की कीमत में 10 से 70% तक बढ़ोतरी हुई है, जो बर्तन के दाम में भी 50% तक बढ़ाए गए हैं। जब दवाई महंगाई होने से जहां लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है, वही त्योहारी सीजन में बर्तन के दाम बढ़ने से बाजार की चमक फीकी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में अब पछुआ हवा का जोर कम होने से मौसम में बदलाव आने लगा है। नदी, तालाब और अन्य खुले स्थानों पर आसपास हवा में ठंड का एहसास होने लगा है। जब पूर्वी हवा का प्रवाह अब धीरे धीरे कम हो रहा है और पश्चिमी हवा की प्रवाह से ठंड दस्तक देने लगी है। जब मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा की तीव्रता कम होने से बिहार के सभी हिस्सों में मानसून शुष्क हो रहा है और इस कारण से हल्की हवा भी ठंड का एहसास करा रही है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड के ऊपरी हिस्से में सक्रिय ट्रफ रेखा की सक्रियता में कमी आई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रभाव देश की अपेक्षा यानी कि देश की तुलना में बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, जिसके प्रभाव से 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। जब शुष्क मौसम के प्रभाव से इसका असर बिहार के सभी क्षेत्र में दिखाई देगा, जिससे सुबह शाम मौसम सर्द बना रहेगा। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, ऐसा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 में दावा किया गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी पीने पिलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तमाम कवायदों के बाद भी रोहतास के 18% पुरुष और 0.4% महिलाएं शराब पी रही है। यह तथ्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में उजागर हुआ है। शराबबंदी के बाद लोगों में शराब पीने की लत बढ़ गई है। इस रिपोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा कर दिए हैं। यह तंबाकू खाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यहाँ 1% महिलाएं और 40% पुरुषों में तंबाकू के लत पाए गए हैं। दोस्तों, बिहार देश का पहला राज्य है जो अपने प्रदेश में बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है। जी अब तक तकरीबन 1 लाख मीटर लगाए गए हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध स्वर उठने लगे हैं, जिसने कांग्रेस को बैठे बैठे मुद्दा दे दिया है। जी अब कांग्रेस किसान कानून, महंगाई के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर को भी अपना मुद्दा बनाकर जनता के पास में खड़ा होने की तैयारी में है। जब पार्टी तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वजह से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी और अधिक बिलिंग का मुद्दा बनाकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की तैयारी में है। पार्टी पंचायत से लेकर जिला स्तर पर आंदोलन करेगी। जब नेता लोगों के बीच जाकर उन्हें बताएगी कि किस प्रकार बिजली के प्रीपेड मीटर लोगों की परेशानी की वजह बना है। जब पार्टी विधायक दल के नेता अजित शर्मा कहते हैं कि बिहार में जब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हुआ है, तब से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। जिन उपभोक्ताओं को पहले 1000 रुपए का बिजली बिल आता था, उन्हें आज 2 से 3000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और न ही बिजली कंपनी के पास। जब पार्टी इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। जब मीडिया सेल के अध्यक्ष राजेश राठौर कहते हैं कि देश को गुलाम बनाने की केंद्र की मोदी सरकार की जो साजिश है, उसमें भागीदारी बन रहे बिहार सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बहाने लूट रही है, जिसके खिलाफ पार्टी प्रखंड पंचायत से जिला मुख्यालय तक आंदोलन करेगी। जहां कांग्रेस हमेशा से जनता के मुद्दे के साथ खड़ी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया। जहां मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सरदार पटेल को भी याद किया। जहां नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश के वैक्सीन निर्माताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, इसीलिए भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा रिकॉर्ड समय पर पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कल्पना करिए, जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी, लोग अपने द्वार पर, दीवार पर किसी आजादी के मत वाले का चित्र
बनाएंगे, आजादी की किसी घटनाओं को रंगों से दिखाएंगे तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता के प्रयास पूरी तरीके से तभी सफल होते हैं जब प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब मैं स्वच्छता की बात करता हूं तो कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक से आजादी की बात ना भूलें। तो आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्सव को हम कम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने तय किया है कि इस मानसिकता को बदला जाए और नए रुझानों को अपना जाए। इसीलिए इस साल 25 अगस्त को देश नई ड्रोन नीति लेकर आया है। ये नीति ड्रोन से जुड़ी वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। हमें ड्रोन तकनीक में अग्रणी देश बनना है, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन नीति बनने के बाद अवसरों का लाभ उठाएं, इसके बारे में जरूर सोचें, आगे आए। आज देश की बेटियां कठिन से कठिन काम को भी पूरी ताकत और जोश के साथ कर रही है। महिला सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों, विशेषकर महिलाओं में विश्वास जगाती है। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को किठौर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने सभी दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की, जहां उन्होंने कहा कि हमें पता है कि क्यों भारत पाकिस्तान का T20 मैच कराया जा रहा है। उन्होंने कोरोना टीकाकरण के दावे को गलत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 3 चुनाव पार्टी ने लड़े नहीं है, इस बार विधानसभा चुनाव प्रदेश में लड़ेंगे। मुसलमान 2022 में सपा को वोट देने की गलती ना करें। तबलीगी जमात पर निशाने के समय AIMIM ही साथ दे रहा था। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के घरों में ही नेता क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपनी अहमियत समझें, सियासत मजबूत करें। उन्होंने कहा है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद ने जेल से अपनी तकलीफ का इजहार खत के जरिए किया है। सपा या बसपा को वोट देने से इनकलाब नहीं आएगा, सबक लेना होगा। देश के विभाजन के समय यानी कि देश के बंटवारा के समय जिन्ना के पैगाम को हमने ठोकर मारी थी। हमें वतन से मोहब्बत आज भी है, कल भी रहेगी। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल के दामों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं चुनाव हो तो थोड़ी रोक लगे। कांग्रेस ने बढ़ती तेल की कीमतों के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने का फैसला किया है। पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 14 नवंबर से 29 नवंबर तक व्यापक आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ लगातार आंदोलन करने जा रहे हैं। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। जब बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में OPD की टाइम टेबल को बढ़ा दिया है। जब बिहार में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक अस्पतालों में टेलीमेडिसिन OPD संचालित होगा। इसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों को चिकित्सीय सलाह देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार करा दिया गया है। अब eSanjeevani.in ई-संजीवनी OPD की सेवाएं सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, बिहार चालक सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी कि 25 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा। जब परीक्षा प्रवेश पत्र सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जारी किया जाएगा। जब जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जब PET परीक्षा 15 नवंबर 2021 से शुरू होगी। आपको बता दूं कि CSBC ने PET परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया था। जहां अभ्यर्थी CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bis.nic.in से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सीवान, सुपौल, किशनगंज में रहने वाले लोग अपनी जमीन का रिकॉर्ड अब आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि पहले बिहार में जमीन का रिकॉर्ड निकालने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन लोग अब ऑनलाइन के द्वारा किसी भी जमीन का रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। खबर के अनुसार अगर आप किसी भी जमीन के मालिक का नाम तथा जमीन की लंबाई, चौड़ाई, चौहद्दी आदि की जानकारी चाहते हैं तो आपको बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा। यहाँ से आप हर जानकारी निकाल सकते हैं। जहाँ सीवान, सुपौल, किशनगंज में जमीन का रिकॉर्ड निकालने के लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट को गूगल में सर्च करना होगा। बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाने के बाद अपना खाता देखें और क्लिक करना होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कल मन की बात कार्यक्रम की। इसमें उन्होंने टीकाकरण को लेकर हुए अनूठी पहल की बात की। हाल ही में कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ के लक्ष्य को पार करने की चर्चा करते हुए मुजफ्फरपुर के टीके वाली नाव का जिक्र किया। जब पिछले दिनों बागमती नदी में चलाई गई टीके वाली नाव की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में इसकी चर्चा होने के बाद अभियान में शामिल लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को 100% टीका देने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया गया था। केयर इंडिया के जिला समन्वयक सौरभ तिवारी और उनकी टीम के सहयोग से टीके वाली नाव का अभियान सफल रहा। दोस्तों, बिहार में छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कोशिश है कि वृत्तियों को अधूरे देने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि पटना के पार्कों में स्थित अस्थायी तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है तथा अस्थायी तालाबों के निर्माण स्थलों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया है कि गंगा घाटों के अलावा पटना के 45 पार्कों तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है। विभाग के मुताबिक बिहार के सभी नगर निकायों में मिलाकर करीब 1400 नदी घाट और 3000 तालाबों को साफ सफाई करके सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां उनके संपर्क पथों को भी ठीक करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे छठव्रतियों को आने जाने में कष्ट नहीं हो। जहां सभी नगर निकायों के अधिकारियों को दीपावली तक छठ घाटों तालाबों पोखरों की अच्छे से साफ सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले 44 शिक्षकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। खबर के अनुसार आरा में फर्जी पत्र के आधार पर शिक्षक बने 44 लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने आरा के नवादा थाने में इन पर केस दर्ज की है। आपको बता दें कि इन सभी 44 शिक्षकों पर षड्यंत्र करके निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना का जाली हस्ताक्षर करके फर्जी पत्र तैयार करके और निर्गत करने का आरोप लगाया गया है। अब विभाग ने इन सभी शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिससे हरकत मच गया है। दोस्तों, कांग्रेस में शामिल होने के बाद जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और इसी कड़ी में शनिवार को कन्हैया कुमार तारापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा के लिए प्रचार प्रसार किया। तारापुर में प्रचार प्रसार के दौरान कन्हैया कुमार ने एक न्यूज चैनल में बातचीत की, जहां पर उन्होंने बताया है कि इस उपचुनाव में वे बिहार में विस्थापन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार पर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजगार, शिक्षा, इलाज के साथ साथ हनीमून मनाने के लिए भी दूसरे राज्य जाना पड़ता है। जब बिहार में लोगों को रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, इलाज और यहां तक कि हनीमून मनाने के लिए भी दूसरे जगह जाना पड़ता है। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक तरह से बचाव किया है। जहां उन्होंने कहा है कि आज अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को भी सरकार चलानी है, इसके लिए वे टैक्स नहीं हटा पा रहे हैं। दरअसल बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं, जहां वह कांग्रेस सरकार के समय किए गए एक ट्वीट को लेकर अभी निशाने पर है। जहां इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि काला धन वापस आए तो फिर पेट्रोल 30 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अब अपने बयान का बचाव करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया था, तब मैंने उस समय कुछ प्रोविजनल रखे थे। तब मैंने अलग अलग प्रकार के आर्थिक सुधार के साथ साथ कहा था कि जो क्रूड ऑयल के रेट हैं उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसमें टैक्स कम कर दिया जाए तो मैंने निश्चित रूप से बोला था कि वह हो सकता था। सरकार ने जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया है, उनको राष्ट्र हित के सामाजिक कार्यों को जारी रखना है। अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, उनके लिए वे टैक्स नहीं हटा पा रहे हैं। कभी ना कभी ये सपना साकार होगा। ये रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव जी ने कहा है। आप बाबा रामदेव का आगे भी इस वीडियो को देखिए। कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से
पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है। अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है। अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। दोस्तों, त्योहारों से पहले बैंक उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर आई है। जब बैंक से संबंधित कोई भी काम है तो फिर जल्द निपटा लें, क्योंकि अक्टूबर माह की तरह नवंबर महीने में भी करीब 15 दिन से ज्यादा बैंक बंद रहेंगी। इसके चलते चेक बुक, पासबुक और अकाउंट से संबंधित कोई भी काम प्रभावित हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन सुविधाएं चालू रहेगी, लेकिन बैंक बंद होने के चलते एटीएम में कैश की दिक्कतें हो सकती है। दरअसल हर महीने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों के हिसाब से तय करती है। यानी कि कुछ दिन महज कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अन्य राज्यों में सभी बैंक कार्य आम दिनों की तरह ही चलते रहेंगे। ऐसे में अगर त्योहारों की खरीदारी करनी हो या फिर बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना हो तो फिर छुट्टियां जरूर चेक कर लीजिए। अगले महीने में धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती जैसे कई छुट्टियां हैं, जिसके चलते नवंबर 2021 में 17 दिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से बैंक में कामकाज बंद रहेगा। वही नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आरबीआई ने 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 22 और 23 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा महीने में 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी है। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और फिर ऑनलाइन ट्रांसफर की सेवाएं जारी रहेगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, गोपालगंज, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, अररिया, गया में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जहां खबर के अनुसार शनिवार को सुबह से पटना में कोरोना के सर्वाधिक 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अररिया, गया, गोपालगंज, किशनगंज एवं मुजफ्फरपुर में कोरोना के एक नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इस दौरान 3 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में कोरोना के 35 सक्रिय मरीज हैं। इसकी संख्या लगातार गिरावट भी देखी जा रही है, लेकिन त्योहारों की सीजन में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जी हां, जानकारों की माने तो कोरोना बिहार में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए। इतना ही नहीं, त्योहारों के मौके पर काफी भारी मात्रा में लोग बिहार आ रहे हैं, इसीलिए लोग कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करनी चाहिए। दोस्तों, प्रकाश के पर्व दीपावली में चंद दिन ही बचे हुए हैं। घरों को सजाने और जगमग करने की सामग्रियों से बाजार भर गया है। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया इस साल चाइनीज पर भारी है। भारतीय निर्माताओं ने उत्पादनों की लागत कम की है। कोरोना संक्रमण की कम होती दर से बाजार रोशन दिख रही है। कारोबारियों की माने तो सिर्फ लाइट का 8 से 10 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। चाइनीज की गारंटी नहीं दी जाती है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पर गारंटी मिलने से डिमांड बढ़ी है। पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने बताया है कि इंडियन एलईडी चाइनीज के मुकाबले महंगी जरूर है, लेकिन ज्यादा टिकाऊ है, गारंटी है। इस बार कारोबारियों ने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ज्यादा मंगाए हैं। चाइनीज माल भी दिल्ली और कोलकाता से पटना पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, जहां लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बिहार के गया जिले के डीएम ने एक फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना का टीका नहीं लगाने वालों का राशन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना जांच नहीं कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। जिलाधिकारी के इस फरमान के बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। मामला गया जिला का है। यहाँ के डीएम अभिषेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगाया है, उन्हें 1 नवंबर से पीडीएस से राशन नहीं मिलेगा। जन वितरण विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन देते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें। ऐसे लोगों को समय पर कोविड-19 जांच करानी होगी। इनकार करने पर उन पर आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नए रूप में नजर आ रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर एक फोटो डाली है। इसमें वे जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समर्थकों को एक खास संदेश भी दिया है। तेज प्रताप यादव ने फोटो के साथ लिखा है कि यदि आपको समय नहीं मिलता है, यदि आप कर्म नहीं करते हैं, तो फिर आपको नतीजे भी नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर भी करते हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बनाकर रखा है।
दोस्तों, गाजियाबाद के दासना स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के नवनियुक्त महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन पर मारपीट, हत्या का प्रयास और महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप हैं। नरसिंहानंद सिंह के खिलाफ ये मामला पहला नहीं है। भावनाएं भड़काने समेत कई अन्य मामले में उन पर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वे महिला नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। जहां गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने बताया है कि यति नरसिंहानंद लगातार कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं। मंदिर में वे चेकिंग करने नहीं देते हैं और कुछ भी विवाद होता है तो फिर पुलिस पर आरोप लगाते हैं। वे गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए योग्य हैं, इसीलिए कार्रवाई शुरू हुई है। जहां सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी सदर आकाश पटेल ने बताया है कि मंदिर परिसर में आए दिन तरह तरह के बवाल हो रहे हैं। जहां पुलिस की एक अस्थायी टुकड़ी जिले की कानून व्यवस्था से हटाकर मंदिर में अराजकता रोकने के लिए तैनात की गई है, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति में महंत के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जहां इसकी फाइल तैयार करके एसडीएम सदर को भेज दी है, लेकिन एसडीएम की मंजूरी नहीं मिलने से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। एसडीएम सदर डीपी सिंह ने कहा है कि पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट लगाने से संबंधित एक फाइल आई है, लेकिन अभी उस फाइल को देख नहीं पाया हूं। इस मामले में एसडीएम को कोई खास भूमिका नहीं होती है। जल्द ही फाइल देखकर अग्रिम कार्रवाई के लिए बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बताया है कि बिहार में भी करीब 6 करोड़ 50 लाख टीकाकरण हो चुका है। सरकार का लक्ष्य सभी लोगों को टीकाकरण का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी की थी तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोस्तों, बिहार में सड़क बनाने की परियोजनाओं को लेकर पथ निर्माण विभाग ने बदलाव किया है। जी हां, अब कार्यपालक अभियंता यानी कि इंजीनियर के स्तर पर ही परियोजनाओं को अवधि विस्तार दिया जा सकेगा। इसके साथ ही कार्यपालक अभियंताओं को इसके लिए जवाबदेह बना दिया गया है कि अवधि विस्तार का संबंधित परियोजना का काम पूरा हो जाए। अगर अतिरिक्त अवधि में काम पूरा नहीं हुआ तो फिर कार्यपालक अभियंता पर दंड लगेगा और अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शनिवार को बताया है कि पूर्व में यानी कि पहले में किसी सड़क परियोजना को अवधि विस्तार किए जाने की प्रक्रिया ये थी कि फाइल पहले कार्यपालक अभियंता के पास पहुंचती थी और इसके बाद अधीक्षण अभियंता होते हुए मामला मुख्य अभियंता के पास पहुंचता था। जहां अवधि विस्तार की स्वीकृति मुख्यालय के स्तर पर दी जाती थी। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में काफी देरी होती थी। इस अवधि में निर्माण एजेंसी द्वारा काम पूरा करने में काफी शिथिलता बरती जाती थी। अब नई प्रक्रिया के तहत कार्यपालक अभियंता और संवेदक अपने विवेक एवं विश्लेषण के आधार पर शेष कार्य को पूर्ण किए जाने को लेकर अतिरिक्त समय अवधि की गणना करेंगे। दोस्तों, बिहार में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। जहां चौथे चरण के परिणाम आने के बाद पांचवें और छठे चरण के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया है वे चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एक ताजा खबर बिहार के सीतामढ़ी जिले से सामने आई है। पुलिस ने यहां एक मुखिया प्रत्याशी को शराब के नशे में अरेस्ट किया है। जब बिहार में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के चुनाव प्रचार पर शुक्रवार को रोक लगा दी गई है। रविवार को सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी और पुपरी प्रखंड का चुनाव संपन्न हो गया है। इसी दौरान शराब के नशे में पहुंचे मुखिया प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाचोपट्टी नरहा पंचायत का है। दोस्तों, बिहार पुलिस दारोगा और सार्जेंट भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। इस संबंध में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को होना था, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव के कारण यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव के कारण परीक्षा की को आगे बढ़ा दिया गया था। अब आयोग ने परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में उपचुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लगातार जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं ताकि दोनों सीटें उनके खाते में आए। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के सारे मंत्रियों से वे अकेले ही लड़ रहे हैं। जदयू ने दोनों सीटों के लिए पूरी सेना उतार दी है, लेकिन मैं अकेला चुनाव प्रचार कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इस दौरान तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में
आरजेडी की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सभी वर्ग और सभी जाति धर्म के लोगों का प्यार आरजेडी को मिल रहा है। लोग अब मौजूदा सरकार से उब चुके हैं। दोस्तों, देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में आज यानी कि 25 अक्टूबर 2021 को तेल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के अनुसार आज पटना में पेट्रोल का दाम 111 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 102 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इस क्रम में उनके कई बयान ऐसे आ रहे हैं जो सत्ताधारी दलों के गले की फांस बनते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि भले सभाएं यूपी में हो रही है, लेकिन उसकी आंच बिहार की सियासत को भी गर्म कर सकती है। एक बार फिर मुकेश सहनी ने ऐसा बयान दिया है जो जदयू और भाजपा दोनों को असहज लग सकता है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बदौलत ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी बदौलत ही ये सरकार चल रही है। ये बात अलग है कि उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। चुनावी सभा में मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि निषाद समाज के हक और अधिकार के लिए जब उन्होंने पटना के गांधी मैदान में अनशन किया था, तब सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। 7 दिनों तक वे अनशन पर बैठे रहे, लेकिन सरकार तो क्या, उसकी किसी नुमाइंदे ने उनकी कोई भी सुध नहीं ली। दोस्तों, बिहार के सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने सासाराम जिले के नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 6 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। जहां इन शिक्षकों पर गलत तरीके से वेतन लेने का आरोप है। खबर के अनुसार इन शिक्षकों पर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप लगा है। ये सभी शिक्षक भवनाथपुर, जयंतपुर और मधुकुकिया विद्यालय में तैनात थे। आपको बता दें कि इन शिक्षकों पर तथ्यहीन स्पष्टीकरण देने का भी आरोप है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश पर प्रखंड के बीडीओ ने इन सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। टीचरों पर की गई इस सख्त कार्रवाई से जिले में हरकंप मच गया है। दोस्तों, कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए बेचैन दिख रहे पप्पू यादव को पार्टी आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भाव नहीं दे रहे हैं। जहां ये पप्पू यादव इस उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंचे थे कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी या फिर कम से कम राहुल गांधी से जरूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बीते विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से खराब प्रदर्शन के बाद पप्पू राजनीतिक पुनर्जन्म के प्रयास में लगे हुए हैं। यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव लगातार कांग्रेस से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। जब पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ ही अब उनकी सियासी नाव यहाँ पर लग सकती है, लेकिन कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, फिलहाल वह जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा है। दरअसल पप्पू यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ उनका जो भी एडजस्टमेंट है वो या तो सोनिया गांधी तय करे या फिर राहुल गांधी। सोनिया या राहुल गांधी के जरिए ही पप्पू कांग्रेस में या तो एंट्री चाहते हैं या फिर एडजस्टमेंट। लेकिन फिलहाल राहुल और सोनिया गांधी पप्पू यादव को भाव देते नजर नहीं आ रहे हैं। जब कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के माने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पप्पू यादव से मिलने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।